वीगन लीदर आ चुका है न्यूज़ के अंदर, वीगन लीदर, ठीक है। कहाँ पर आया? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ठीक है। किस किस का इनिशिएटिव है? CSIR और अपना नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन एंड रिसर्च, नेक्टर। इसके बारे में पढ़ेंगे हम कभी डिटेल के अंदर, ठीक है, नेक्टर के बारे में। इन्होंने एक वेगन लेदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप की है। कहाँ पर की है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। किसको लेके? एग्रो वेस्ट को लेके, जैसे कि बनाना स्टेम्स हो गया, राइस स्ट्रॉ हो गया, ठीक है। ये है वीगन लेदर से बने हुए प्रोडक्ट, वीगन लेदर से बने हुए प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब ये इनिशिएटिव क्या करेगा? इसका काम क्या है? इसका एम है टू एम्पावर लोकल फार्मर्स एंड वुमेन ग्रुप्स। लोकल फार्मर्स और वुमेन ग्रुप्स को मिलाकर ये काम करेंगे। यहाँ पे एक तरीक़ा से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ठीक है। और ये क्या करेंगे? पॉल्यूशन को रिड्यूस करेंगे। पॉल्यूशन कैसे रिड्यूस होगा भाई? अगर लेदर है जो चमड़े से बनता है, किसी जानवर के चमड़े से बनता है, उससे पॉल्यूशन तो होता ही है, क्योंकि भाई टैनिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है। वो क्या करती हैं? जब लेदर को साफ़ करते हैं तो वो पानी कहाँ जाएगा? वो पानी किसी नदी के अंदर ही तो जाएगा, या किसी सीवरेज के अंदर जाएगा। वो सीवरेज इवेंचुअली कहाँ जाएगी? वो नदी में जाके मिलेगी। तो पॉल्यूशन होगा ना। तो इसको रिड्यूस करेंगे पॉल्यूशन को यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप। ये कितनी अच्छी बात है कि ये प्रमोट करेंगे ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, थ्रू सस्टेनेबल केमिकल फ्री अल्टरनेटिव्स टू सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। किसने बनाया है? CSIR और नेक्टर, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, ठीक है। कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर। अगर वीगन लेदर आपको कहीं पे पढ़ने को मिल जाए, ठीक है, तो आप आराम से समझ जाना कि नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है। अब इसमें बात कर रहे हैं CSIR की प्लस नेक्टर की, ठीक है। यहाँ से बनते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि आपसे पूछ लेंगे कि भाई वीगन लेदर अभी न्यूज़ में है, कौन बना रहा है? आपसे बोल देंगे भैया कोई भी एक मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, ठीक है, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, प्लस IIT बॉम्बे है। इस तरीके से आपको ऑप्शन दे देंगे, वो हो जाएगा गलत। इसका सही आंसर क्या है? CSIR NSIIT हैज़ पार्टनर विद, इसमें मैं एक नाम भूल गया, NSIIT, ठीक है, और प्लस CSIR प्लस नेक्टर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पे। फार्मिंग ना UPSC का फेवरेट टॉपिक है, फार्मिंग, ठीक है। अब ये पहले भी आपसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वर्टिकल फार्मिंग के ऊपर, हॉरिजॉन्टल फार्मिंग नहीं, वर्टिकल फार्मिंग के ऊपर, ठीक है। तो ये जो स्कैफोल्डिंग फार्मिंग है ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए, क्योंकि UPSC कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल फार्मिंग से क्वेश्चन पूछा था अभी 2-3 साल पहले, ठीक है। और एरोपोनिक्स करके भी एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, पता ही नहीं था लोगों को। तो स्कैफोल्डिंग फार्मिंग, इसको मचान खेती कहते हैं अगर हिंदी की बात करें तो, मचान खेती, ठीक है। तो ये स्कैफोल्डिंग फार्मिंग है क्या? मैं आपको ना पहले, देखो ये सब जो लिखा हुआ है उसको छोड़ दो, मैं आपको ना समझाता हूँ सिंपल भाषा में। अब ये जो किसान है ये खड़ा हुआ है हाथ में लौकी लेके, ठीक है। ये लौकी देखो यहाँ लटकी हुई है, ये रही हवा में, ठीक है। ये हवा में नहीं लटकी हुई, इसने क्या किया, यहाँ पे ना ये पोल्स गाड़े हैं लकड़ी के, ठीक है। और इनके ऊपर जो आपने सब्जी, लौकी हो गई, ठीक है, तोरई सब्जी आपने सुना है, तोरई, ठीक है। ये जो है ना, ये जो क्रॉप्स हैं, ये फसल जो हैं, ठीक है, ये सब्जियां जो हैं ये बेल पे लगती हैं, बेल पे, ठीक है। ये बेल होती हैं इनकी एक तरीक़ा से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है कि इन पोल्स पे ना इनकी बेल को चढ़ा देते हैं। आपने ना गाँवों के अंदर देखा होगा कि दीवारों पे ना बेल चढ़ जाती है और उन पर तोरई की सब्जी हो जाती है, ठीक है। तो ये एक तरीक़ा से ना वही है कि पोल्स गाड़ दिए हैं, ये गाड़ दिए हैं पोल्स लकड़ी के, और इन पे एक तरीक़ा से बेल चढ़ा दिया। देखो ये यहाँ पे तार लगा लगा के छोटे छोटे, ये बेल इसके ऊपर 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 चढ़नी स्टार्ट हो जाएंगे, और एक तरीक़ा से वर्टिकल फार्मिंग टाइप की ही यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो है कि अब बात करते हैं इसके बारे में, ये एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, ठीक है। ये हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है। इससे क्या होगा कि ये जो टेक्निक है ना ये बूस्ट करेगी हमारी प्रोडक्शन को, यील्ड को इन स्मॉल प्लॉट्स में। छोटे प्लॉट की अगर हम बात करें तो ये प्लॉट है, ये प्लॉट है, ठीक है। अब इस पे आप यहाँ 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 पूरे में लगाओ, जगह कम पड़ जाएगी। और यहीं पे आप प्लॉट में से पोल्स गाड़ो लंबे लंबे, ठीक है, और वहाँ पे खेती करो, तो जगह बढ़ जाएगी ना, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा ना, ठीक है। तो ये एडवांटेज होता है इससे किसको? स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को,
ठीक है, और ये मैक्सिमाइज करता है प्रोडक्टिविटी को ऑन अ लिमिटेड लैंड में, ठीक है। तो स्केफोल्डिंग फार्मिंग ये होती है, अगर आपको इमेज से समझ में आ गया है तो, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं मचान खेती, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है हमारी, और ये बूस्ट करेगी यील्ड को ऑन स्मॉल प्लॉट्स में, ठीक है। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को, ये जो हमारे देश के अंदर क्या 1.2 हेक्टेयर जो ज़मीन है वही है एवरेज स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स पे, तो उनकी जो प्रोडक्शन है, उनकी जो यील्ड है वो लिमिटेड लैंड में वो उससे बढ़ेगी स्केफोल्डिंग फार्मिंग से, ठीक है। आप इसको मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं कि भाई स्केफोल्डिंग फार्मिंग यूज़ करके अपना जो 2x कर सकते हैं हम फार्मर्स की इनकम को, ठीक है ना। तो फार्मिंग काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है यूपीएससी के लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्केफोल्डिंग फार्मिंग होती क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, न्यूज़ में क्यों है ये, ठीक है। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ईरान ने बोला है कि भाई हम छोड़ रहे हैं आईएईए को, ठीक है, इसको हम छोड़ रहे हैं, हम इससे बाहर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपको पता ही है कि अभी कितना एक तरीक़ा से वॉर चल रहा है इजराइल यूएसए और ईरान के बीच में। एनरिचमेंट का आरोप लगाया है इन्होंने। देखो, जब तक प्रूव नहीं हो जाता, जब तक पता नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। जैसे क्योंकि इराक पे भी बोला था कि इराक जो है ना वो डिज़ास्टर वेपन्स बना रहा है, ठीक है। हो सकता है ईरान बना रहा हो, हमें नहीं पता अभी तक, ठीक है, क्योंकि वहाँ तक पहुँच नहीं पाए ना ये आईए वाले। इन्होंने यही तो बोला था कि भाई हमको वहाँ पर जो हम चेक करने के लिए जा रहे हैं, वेरीफाई करने के लिए जा रहे हैं, ईरान ने उनको एक्सेस नहीं दिया था, ठीक है। इसका मतलब तो ईरान भी कहीं ना कहीं कर ही रहा है इनरिचमेंट, और इजराइल का भी आरोप है। चल तो न्यूज़ पे आते हैं, ठीक है, करंट अफेयर पे। तो टॉपिक क्या है कि भाई ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्या है, ये 1957 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर, ठीक है। 1957 में बनी थी और इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर, ठीक है। ये क्या करती है? एटम्स फॉर पीस इसका मैंडेट है। क्या करता है वो? प्रमोट करता है पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ को, ठीक है। और जो न्यूक्लियर फ्यूल है उसका प्रिवेंशन करता है ताकि उसको वेपन्स में ना बनाया जा सके, ठीक है। एटम्स फॉर पीस, अगर एटम्स फॉर पीस की अगर कहीं आपको लिखा दिख जाए तो आपको समझ जाना चाहिए तो कि वो IAEA के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन रिपोर्ट करती है किसको? यूएन जनरल असेंबली को और सिक्योरिटी काउंसिल को, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन ये रिपोर्ट करती है यूएन जनरल असेंबली को और सिक्योरिटी काउंसिल को, ठीक है। 3 पिलर्स हैं इसके, कौन कौन से हैं? सेफ गार्ड करती है, वेरीफाई करती है, ठीक है, स्टैंडर्ड्स को देखती है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करती है पीसफुल एप्लीकेशंस के अंदर, ठीक है। अब एनपीटी का रोल क्या हो जाता है? ये वेरीफाई करती है जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसके जो एसेंशियल्स में उसके, मैं बताता हूँ आपको इसका मतलब। इनडिस्पेंसिबल वेरिफिकेशन रोल अंडर द ट्रीटी, ये वेरीफाई करता है। क्या वेरीफाई करता है? कि भाई आप जो एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के अंडर जितने भी जो इसमें क्लॉज लिखे हुए हैं आप उसको फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये इसका वेरिफिकेशन रोल है। एनपीटी की जो रूल्स लिखे हुए हैं ना नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के, उसको वेरीफाई करना काम किसका है? IAEA के, ठीक है। तो ये है। और जो एग्रीमेंट होते हैं सेफ गार्ड एग्रीमेंट किसके? नॉन न्यूक्लियर एनपीटी स्टेट्स के। नॉन न्यूक्लियर एनपीटी स्टेट्स कौन है? जैसे कि ईरान, अगर हम ईरान की बात करें ना तो ये नॉन न्यूक्लियर एनपीटी स्टेट है। कैसे है? क्योंकि न्यूक्लियर तो है नहीं फिलहाल, ठीक है। न्यूक्लियर देश कौन कौन से हैं जिन्होंने एनपीटी को भी फॉलो किया हुआ है? भाई जैसे यूएसए है, ठीक है। जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट हैं जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन नहीं भी बनाए हैं वो भी एनपीटी को फॉलो करते हैं। अब जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, ठीक है, इज़राइल है, नॉर्थ कोरिया है, ठीक है, ये फॉलो नहीं करते हैं एनपीटी को। हम एनपीटी के मेंबर नहीं हैं, ठीक है। फाउंडिंग मेंबर है पर हम इसके IAE के, हम IA के फाउंडिंग मेंबर हैं। हम एनपीटी के लिए हमारी कोई जवाबदेही नहीं है इंडिया की, ठीक है। तो ये जो है ना IEA ये सेफ गार्ड एग्रीमेंट को करती है किसके साथ? नॉन न्यूक्लियर एनपीटी स्टेट के साथ, जैसे कि ईरान हो गया, ठीक है। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। किसकी बात कर रहे हैं हम? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात कर रहे हैं। इसका इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। एनपीटी की बात नहीं हो रही, एनपीटी को भी भूल जाओ, ठीक है। इंडिया किसका फाउंडिंग मेंबर है? 1957 में फाउंडिंग मेंबर बना था किसका? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का, ठीक है। इसको 2005 का ना नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला है। इसकी पॉलिसी बॉडीज़ कौन कौन सी हैं? एक जनरल कॉन्फ्रेंस है और एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है जिसके अंदर 35 मेंबर्स होते हैं, ठीक है।
और ग्लोबल रिलेवेंस क्या है IAEA का, क्रिटिकल फॉर न्यूक्लियर सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन की बात करती है, बोलती है कि भाई आपको अगर न्यूक्लियर फ्यूल चाहिए यूरेनियम, तो आप क्लीन एनर्जी के लिए करो ना इसको, ठीक है, आप इसके लिए वेपन क्यों बना रहे हो इससे, तो उसके अगेंस्ट है ये क्लीन एनर्जी को प्रमोट करती है। और ये ग्लोबल हेल्थ की बात करती है, न्यूक्लियर मेडिसिन्स की, थायराइड, जैसे थायराइड होती है ना, उसके अंदर रेडियो एक्टिव मेडिसिन दी जाती है, ठीक है, तो मेडिसिन में भी यूज़ हो सकता है एक तरीक़ा से, तो ये वो गुड हेल्थ प्रमोट करती है ये, ठीक है। तो ये हमने जाना इंडिया इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में। कब बनी थी ये? 1957 बनी थी, ठीक है। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर? वियना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रिया के अंदर है, ठीक है। और इंडिया कब बना था? इंडिया फाउंडिंग मेंबर है इसका, ठीक है। ये वेरिफिकेशन रोल करती है नॉन न्यूक्लियर जो NPT स्टेट्स हैं उनके सेफ गार्ड एग्रीमेंट्स को ये वेरीफाई करती है, ठीक है। ऑटोनोमस बॉडी है लेकिन रिपोर्ट करती है किसको? UN जनरल असेंबली को और सिक्योरिटी काउंसिल को, ठीक है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पे। यूनियन मिनिस्टर हमारे एग्रीकल्चर के श्री शिवराज सिंह चौहान ने चेयर की है किसको? एक हाई लेवल मीटिंग हुई है, रिव्यू मीटिंग, किसकी हुई है? विकसित कृषि संकल्प अभियान, ठीक है। कहाँ पर हुई है? ICAR न्यू दिल्ली के अंदर। इसके अंदर विकसित कृषि संकल्प अभियान, यह इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला था ना फार्मिंग, ये UPSC का फेवरेट टॉपिक है, किसान, फार्मर्स, ठीक है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। ओवर 2107 2000 प्लस जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपनी विचारधारा रखी है, इस शेयर किया है इस इनसाइट में, ठीक है। जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने बात की है कि भाई इनकम को बढ़ाओ, जो फार्मर्स हैं, फूड सिक्योरिटी की बात की, बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स की बात की और मैकेनाइजेशन की बात की, ठीक है। उन्होंने बोला है कि क्रॉप वार होना चाहिए, क्रॉप वार इनिशिएटिव वाज प्रपोज्ड, और प्लान किया है एक स्ट्रॉन्गर KVK, ठीक है, किसान विज्ञान केंद्र से। फील्ड एंगेजमेंट की बात की है कि जो साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं और जो ऑफिसर्स हैं और जो किसान हैं, फार्मर्स हैं, उनके साथ मिलकर सबको फील्ड एंगेजमेंट होने की बात की है, और रबी क्रॉप की प्लानिंग की हमने बात की है, ठीक है। तो ये जो अब इसके बारे में जानते हैं, विकसित कृषि संकल्प अभियान, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है इंडियन एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना, ठीक है, मॉडर्नाइज करना इंडियन एग्रीकल्चर को। किसके द्वारा? साइंटिफिक आउटरीच के द्वारा, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के द्वारा और फार्मर एम्पावरमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये जो है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ आज कीवर्ड्स की, ये देखो कितने इंपॉर्टेंट। साइंटिफिक आउटरीच ये रहा, ठीक है, सस्टेनेबल प्रैक्टिस और फार्मर एम्पावरमेंट। अगर आपको जो फार्मिंग या किसान की, जो फार्मर्स की इनकम डबल करने से कोई बात हो, तो आप इस तरीक़ा के कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। साइंटिफिक आउटरीच हो गया, सस्टेनेबल प्रैक्टिस हो गया, फार्मर एम्पावरमेंट हो गया, ठीक है। तो ये बाई एनुअली होता है, एक बार खरीफ क्रॉप से पहले, एक बार रबी क्रॉप से पहले, ठीक है। इसका जो एम है वो है 65,000 विलेजेस अक्रॉस 723 डिस्ट्रिक्ट्स को इंगेज करना और ओवर 1.3 करोड़ फार्मर्स को अपने साथ में लेके चलना, ठीक है। इनका विज़न है कि भाई इंडिया को फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड बनाना है, ठीक है। हम आज के टाइम में ना बहुत सारी क्रॉप्स में तो मोनोपोली कर रहे हैं, मैं आपको सच बताता हूँ, ठीक है। अभी हमने लास्ट में पढ़ा था ना मोरिंगा, 1-2 दिन पहले पढ़ा था हमने मोरिंगा फार्मिंग के बारे में। तमिलनाडु के अंदर होती है ये, ठीक है, सबसे ज़्यादा। इंडिया 80% वर्ल्ड को एक्सपोर्ट कर रहा है मोरिंगा, हमारी मोनोपोली समझो इस चीज़ में आप इस टाइम पे, ठीक है। तो फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड बनाना हमारा टारगेट भी है और हम बहुत ज़्यादा इसके पास भी हैं, ठीक है। तो ये क्लाइमेट रेसिस्टेंट और फार्मर सेंट्रिक एग्रीकल्चर की बात की है, और इसकी अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इसके ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इसके ऑर्गेनाइजर हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ICAR, ठीक है। अब आपको ना यहाँ पे कंफ्यूज करेगा, अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लेता है ना कि ऑर्गेनाइजर कौन है इसके, तो आपको CSIR डाल देगा यहाँ पे, ऐसे करता कंफ्यूज UPSC। तो यहाँ पर है ICAR, स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड KVKs एंड FPOs, ठीक है, कृषि विज्ञान केंद्र और फार्मर प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। अब जो टेक प्रमोशन है जिनके थ्रू हम का प्रमोट्स करेंगे जो किसान की जो फार्मिंग है वो कैसे हो सकती हैं? डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से हो सकती हैं, एग्रीस्टेक फार्मर ID बना के, नमो ड्रोन दीदी, ऐप्स लाइक किसान सुविधा और AI बेस्ड इरीगेशन अंडर पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है। ये इस तरीक़ा से हम प्रमोट कर सकते हैं फार्मर्स को
टेक प्रमोशन, ठीक है, टेक ड्रिवन फार्मिंग, टेक ड्रिवन फार्मिंग, ठीक है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पे। एस्टीमेट कमेटी के बारे में जान लेते हैं। एस्टीमेट कमेटी को 75 ईयर्स हो चुके हैं बने हुए, ठीक है। 1950 में बनी थी ये, फाइनेंस मिनिस्टर जॉन मथाई की रिकमेंडेशन पे। जॉन मथाई उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे, जॉन मथाई, ठीक है, उनके रिकमेंडेशन पे बनी थी एस्टीमेट कमेटी 1950 में, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? क्वेश्चन बनेगा प्रीलिम्स में भी, क्वेश्चन बनेगा मेंस में भी, ठीक है। कैसे क्वेश्चन बनेंगे? आपसे पूछ लेंगे कि भाई एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एस्टीमेट कमेटी, और इसमें कितने और हम सजेशंस दे सकते हैं जो इसकी वर्किंग और ज़्यादा इंप्रूव हो, ठीक है। और प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन बनेंगे हम देखते हैं। तो रिसेंटली लोकसभा स्पीकर हमारे ओम बिरला जी हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया था 75th सेलिब्रेशन ऑफ पार्लियामेंट्री एस्टीमेट कमेटी इन मुंबई, ठीक है। एस्टीमेट कमेटी इन मुंबई की हमने इसका इनॉग्रेट किया था 75th सेलिब्रेशन को, ठीक है। अब बात करते हैं एस्टीमेट कमेटी की। कब बनी थी ये? 1950 में बनी थी, ठीक है। कितने इसके मेंबर्स हैं? 30 मेंबर्स हैं। पहले इसमें 25 हुआ करते थे, फिर बढ़ा के 30 कर दिए, ठीक है। कहाँ से आते हैं सारे? सभी आते हैं लोकसभा से। ऐसे बनते हैं प्रीवियस प्रीलिम्स के क्वेश्चंस, ठीक है। 30 मेंबर्स हैं ऑल फ्रॉम लोकसभा, इलेक्टेड एनुअली, हर साल। और इसको अपॉइंट किया जाता है इसके चेयरपर्सन को, किसके द्वारा? स्पीकर के द्वारा, ठीक है। क्या कोई मिनिस्टर बन सकता है मेंबर? नहीं बन सकता, कैन नॉट बी अ मेंबर। अगर वो मेंबर बनता है तो वो मिनिस्टर अगर मेंबर बनता है तो वो सीज टू बी मेंबर, उसकी मेंबरशिप हो जाएगी, फिर ख़त्म, ठीक है। तो जो मिनिस्टर है वो मेंबर नहीं बन सकता है एस्टीमेट कमेटी का। अब ये इलेक्टेड एनुअली है, तो मोटी सी बात है कि ये इसकी टर्म 1 साल होगी, ठीक है। तो ये इतना आपका ज़रूरी है काम, जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। अब जो एस्टीमेट कमेटीज़ का फंक्शन क्या क्या है, तो ये एग्जामाइन करता है बजट एस्टीमेट को, और सजेस्ट करता है इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को, ठीक है। सजेस्ट करता है अल्टरनेटिव पॉलिसीज़ को, किसके लिए? एफिशिएंसी के लिए और इकोनॉमी के लिए। और ये चेक करता है कि क्या मनी जहाँ पर हमने जिस पॉलिसी के लिए दी थी उसी पॉलिसी में यूज़ हो रही है, नहीं हो रही है, ठीक है। एग्जामिनेशन करता है ये कंटिन्यूसली थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर, और ये एग्जामाइन नहीं करता है ऑल एस्टिमेट्स, ठीक है, डज नॉट एग्जामाइन ऑल एस्टिमेट्स एवरी ईयर, ठीक है। जो डिमांड फॉर ग्रांट्स है उसको वोट किया जाता है इवन विदाउट इट्स रिपोर्ट, ठीक है। और जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं उसकी ये जो एग्जामाइन नहीं करता है उसको, ये वो किसके अंदर आती है? वो आती है डील्ड विद पब्लिक कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है। जो अगर हम पब्लिक अंडरटेकिंग्स की हम बात करें तो उसको ये नहीं एग्जामाइन करती है। तो हमने क्या जाना? 75th ईयर इसकी जो है सेलिब्रेशन हुआ है, इसका 75 साल हो गए इसको बने हुए। 1950 में पहली बार बनी थी। 30 मेंबर्स होते हैं इसके अंदर, सभी कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं, ठीक है, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट से होते हैं, ठीक है। राज्यसभा से नहीं होते हैं, ये याद रखना आप, ठीक है, राज्यसभा से नहीं होते हैं। इसके चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करता है? स्पीकर करते हैं। और एक जो मिनिस्टर होगा वो कभी इसका मेंबर नहीं बनेगा, ठीक है। अगर वो मेंबर बनता है तो उसकी मिनिस्ट्रीशिप या मेंबरशिप खत्म हो जाती है, ठीक है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पे। अब बात करते हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। देखो मैंने छोटा सा समझाने के लिए आपको लिया है, मेरा कोई वो नहीं है इसमें कोई पर्सनल। 42nd अमेंडमेंट वाज इट इंडियाज़ और इंदिराज कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों बोला गया इसको? इसलिए बोला गया क्योंकि ये जब बना था ना, जब ये आया था ये 42nd, ये आया था इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है। और ये जो 42nd अमेंडमेंट है ना, जो ये जून के आसपास इसके बारे में आपको ज़रूर सुनने का मिलेगा, जो लास्ट वीक होता है जून का। क्यों होता है? क्योंकि 25 जून 1975 को हमारे देश में इमरजेंसी लागू कर दी थी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाता है पढ़ने के मामले में। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें एक्सटेंसिव चेंज किए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और मोस्ट सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स को कहा जाता है, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब बात करते हैं चेंजेस की। हम एक हल्का सा इसका रिव्यू लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है पढ़ने के लिए, तो इस पर एक अलग तरीक़ा से पूरे बुक लिखी जा सकती है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि इसके की चेंजेस क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहले की चेंजेस क्या था प्रीएम्बल के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन आया था यूपीएससी के अंदर, मैं बताता हूँ अभी आपको। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द डाले गए थे, ठीक है। सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द डाले गए थे प्रीएम्बल के अंदर।
और चेंज किया गया था यूनिटी ऑफ द नेशन को टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, अभी हम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं हम इस टाइम पे, मैं बताऊंगा क्यों। यूपीएससी प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो हर साल एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, आप मान के चलो इस चीज़ को। ठीक है, कैसे आता है? क्वेश्चन पूछा था कि भाई जब हमारा देश 26 जनवरी 1950 को क्वेश्चन आया था, 26 जनवरी 1950 को हमारे प्रेम्बल में क्या लिखा हुआ था, ये कौन से शब्द थे? तो उसमें था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और कौन सा एक था, डेमोक्रेटिक था, रिपब्लिक था और सोवरेन। ठीक है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये क्वेश्चन आया था। तो इसको SDR करके आप याद रख सकते हो कि 1950s के जब हमारा देश रिपब्लिक बना था 26 जनवरी 1950 को, तब ये 3 शब्द थे। ठीक है, स्टार्टिंग की लाइन में सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो ऑप्शन में दिया हुआ था कि इनमें से कौन सा नहीं था या कौन सा था ये पूछा हुआ था, कौन सा था। तो उसमें ये शब्द नहीं थे सोशलिस्ट और सेक्युलर, क्योंकि ये कब आए थे, ये 1975 में आए थे 42nd अमेंडमेंट के टाइम पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ, अब ये यूनिटी ऑफ द नेशन एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन आपसे पूछ सकता है। जो इंटीग्रिटी शब्द था ये कब ऐड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो ये भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ही हुआ था। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें ऐड किया गया था आर्टिकल 39A को, जो किसकी बात करता है, इक्वल जस्टिस फ्री लीगल एड। ठीक है, आर्टिकल 43A को बात करता है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, और आर्टिकल 48A की बात करता है जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करता है, फॉरेस्ट की, वाइल्ड लाइफ की। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी। ठीक है, आर्टिकल कौन सा किया गया था, पार्ट कौन सा ऐड किया गया था, 4A। ठीक है, इसको ऐड किया गया था 42nd, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंट्रोड्यूस किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, आर्टिकल 51A डाला था। ठीक है, और इसके अंदर जो फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं उनको ज़्यादा वैल्यू दी गई थी अपना फंडामेंटल राइट से, कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो करो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि 7th शेड्यूल जो हमारा है, जिसमें लिस्ट हमारी आती है, उसमें जो 5 सब्जेक्ट हैं उनको स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। वो सब्जेक्ट कौन कौन से थे, एजुकेशन था, फॉरेस्ट था, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड बर्ड्स था, वेट एंड मेजर्स था, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस था, एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। एडमिनिस्ट्रेशन होगा जो जस्टिस का, एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट्स की बात की गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो 5 लिस्ट थी, 5 जो सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, इनको ट्रांसफ़र किया गया था स्टेट से कंकरेंट में। ठीक है, और प्रेसिडेंट को बाउंड किया गया था कैबिनेट की एडवाइस में। अगर हम पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट में चेंजेस की बात करें तो प्रेसिडेंट को बाउंड किया गया था कैबिनेट की एडवाइस में। ठीक है, एडवाइस में लोकसभा की और स्टेट असेंबली की, विधानसभा की और लोकसभा की जो टर्म थी उसको एक्सटेंड किया गया था 5 से 6 साल के लिए, बढ़ा दिया था 1 साल। ठीक है, 6 साल कर दिया गया था इसको। और जो क्वारम रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक सदन को चलाने के लिए, एक हाउस को चलाने के लिए, उसको भी एबॉलिश कर दिया था। ठीक है, और पार्लियामेंट अपने जो मेंबर्स की प्रिविलेज है उसको खुद डिसाइड करेगी। ठीक है, रेगुलरली। इमरजेंसी की बात करते हैं, इमरजेंसी में क्या आती है कि भाई नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 कुड बी अप्लाइड टू पार्ट और होल पार्ट ऑफ द कंट्री, ये भी प्रोविज़न आया था इसके अंदर। और जो प्रेसिडेंट रूल है, ठीक है, जिसको स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, उसकी एक्सटेंशन जो ड्यूरेशन थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया था 6 महीने से लेके 1 साल तक के लिए। ठीक है, जुडिशरी की बात करें क्या चेंजेस आए थे, तो इसने हाई कोर्ट की जो पावर थी जुडिशियल रिव्यू की उसको कर्टेल कर दिया था, और एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की स्थापना की थी। ठीक है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की। ट्रिब्यूनल की बात की थी, ट्रिब्यूनल ऐड किए थे कौन से पार्ट में, पार्ट 14A। ठीक है, ऐड किया गया था आर्टिकल 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और 323B ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर्स। ठीक है, और सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट की बात की गई थी कि अगर आर्टिकल 358 लागू होता है, आर्टिकल 358 में बोला गया है कि जो आर्टिकल 19 में जो राइट्स हैं, ठीक है, वो आपके सस्पेंड हो जाएंगे अगर इमरजेंसी लग जाती है तो, ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड
आर्टिकल 19 राइट्स नेशन वाइड ड्यूरिंग एक्सटर्नल इमरजेंसी विदाउट स्पेसिफिक नोटिस, ठीक है। और इसमें जो लीगल इम्यूनिटी दी गई थी इमरजेंसी लॉज को, ठीक है। तो ये जो है ना पढ़ने में बहुत बड़ा टॉपिक है। मैंने आपको ना प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और थोड़ा एक मोटा मोटा आपको बताने के लिए बता दिया। इससे आप आंसर लिख सकते हैं बेशक, इसी से आप आंसर लिख सकते हैं 250 वर्ड का, ठीक है। इतना मैंने आपको ये इतना मटेरियल इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि क्या क्या किया गया था। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार, थोड़े से सबको हटा देता हूँ। कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट इसी के अंदर हुई थी, एक्सटेंसिव चेंजेस किए गए थे इसके अंदर। और जो की चेंजेस हैं प्रियम्बल के अंदर, उसमें क्या सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द डाला गया था, ठीक है। उससे पहले क्या था, सोवरेन था, डेमोक्रेटिक था और रिपब्लिक था, SDR, ठीक है। SDR, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये कब था, 26 जनवरी 1950। कब तक था ये था आपके 42nd अमेंडमेंट एक्ट तक, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है। चेंज किया गया था यूनिटी ऑफ द नेशन को यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो इंटीग्रिटी जो शब्द है वो पहली बार इसी में ऐड किया गया था 42nd में, इंटीग्रिटी जो शब्द है, ठीक है। DPS पे डाले गए थे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करी गई थी, इंट्रोड्यूस किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। और सब्जेक्ट थे जो कुछ, उनको स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाला गया था। कौन कौन से थे वो, एजुकेशन था, फॉरेस्ट था, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड बर्ड्स था, वेट एंड मेजर्स था और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस था, ठीक है। तो ये आप याद रखिए। और बाकी इमरजेंसी, ये लोकसभा की जो टाइम था वो बढ़ा दिया था, टर्म एक्सटेंड कर दी थी 5 से 6 साल के लिए, और कोरम रिक्वायरमेंट्स और बाकी जो हमने सारी बातें की, ठीक है। तो ये आप इसको ढंग से याद कर लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। ये स्कूल है पुणे का, ठीक है। इसको शॉर्ट लिस्ट किया गया है वर्ल्ड के बेस्ट स्कूल प्राइज़ के लिए 2025 के लिए, ठीक है। क्यों इसको शॉर्ट लिस्ट किया गया है, क्योंकि जो कम्युनिटी कोलैबोरेशन कैटेगरी है उसमें इसने फर्स्ट रैंक हासिल किया है, ठीक है। कम्युनिटी कोलैबोरेशन, अब मैं इसकी बात करता हूँ छोटे छोटे। सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, UK बेस्ड ग्लोबल प्लेटफॉर्म है एजुकेशन का, T4 एजुकेशन, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं अगर ऑप्शन में आ जाए तो बस आपको याद रखना है T4 एजुकेशन, ठीक है। ये UK बेस्ड ग्लोबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। 3 स्कूल और हैं, कर्नाटका में एक, हरियाणा में एक, उत्तर प्रदेश में है, उनको भी शॉर्टलिस्ट किया गया है अदर कैटेगरीज में, ठीक है। अब इस स्कूल की जो इम्पोर्टेंस है वो क्यों है, इसके बारे में बात करते हैं। ये स्कूल जो है 2021 में करीब करीब बंद हो गया था। क्यों बंद हो गया था, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 3 से 4 बच्चे रह गए थे पढ़ने के लिए, ठीक है। फिर इसके अंदर एक टीचर की एंट्री होती है जिनका नाम था दत्तात्रेय वारे। ये प्रेसिडेंट अवार्ड विनिंग टीचर है, ठीक है, दत्तात्रेय वारे, ठीक है। इनका ट्रांसफ़र हो गया स्कूल के अंदर। और इसमें क्या हुआ कि फिर कम्युनिटी कोलैबोरेशन करके इन्होंने जो अपने एक्सपीरियंस था उससे काम लिया, कम्युनिटी को अपने इनरोल किया इसके अंदर। तो कम्युनिटी जो विलेजर्स थे वहाँ पे उन्होंने साथ दिया। तो कैसे साथ दिया उसके बारे में जानते हैं हम, ठीक है। कम्युनिटी एफर्ट कैसा था, जो विलेजर्स थे उन्होंने अपना लैंड डोनेट कर दिया। कितनी बड़ी बात है ये, ठीक है। क्यों, टू एक्सपेंड स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्प इम्प्लीमेंट अ स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रोग्राम इन बाई स्टेट्स। तो विलेजर्स थे, उन्होंने अपना लैंड दे दिया इसको, ठीक है, स्कूल को। कहाँ पर है, पुणे के अंदर, ठीक है। अभी इसके अंदर 120 स्टूडेंट्स हैं क्लास 1 से लेके 8 तक, और सपोर्टेड बाय 2 फुल टीचर्स एंड हाईलाइट्स इफेक्टिव कम्युनिटी इंगेजमेंट। हम बात करते हैं ना मेंस के अंदर, कम्युनिटी इंगेजमेंट होनी चाहिए। अगर आपको कोई डिजीज़ इरेडिकेट करनी है, कोई अगर आपको लेक साफ़ करना है, कोई पॉन्ड साफ़ करना है, फॉरेस्ट क्लियर करने हैं, अगर वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, जैसे कि आप देखते हैं पहाड़ों में, मनाली के अंदर, ठीक है, कसौल के अंदर या हरिद्वार के अंदर, ऋषिकेश के अंदर बहुत ज़्यादा प्लास्टिक वहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो ऐसी जगहों पे ना कम्युनिटी इंगेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है, ठीक है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और जो बाहर से भी आई पॉपुलेशन है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ऐसे टाइम पे आके, कि आपको साथ पे मिलकर सबको काम करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इनोवेटिव प्रोग्राम्स हैं जो किसके साथ मिलकर इन्होंने इस स्कूल में इंट्रोड्यूस किए हैं, इसरो के साथ मिलके, ठीक है, और IITs के साथ मिलके। इसरोज और IITs के साथ मिलके जो प्रोग्राम हैं, एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं, उनको इंट्रोड्यूस किया गया है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियर, एडवांस मैथमेटिक्स के, ठीक है। ये एक विषय मित्र इनिशिएटिव भी चलाते हैं। विषय मित्र आप समझ गए होंगे, विषय मित्र मतलब सब्जेक्ट फ्रेंड,
ठीक है, सब्जेक्ट फ्रेंड, वे सीनियर स्टूडेंट मेंटर जूनियर्स, कितनी अच्छी बात है ये, ठीक है। और ये जो स्कूल है इसकी जो स्पॉटलाइट में आया है, ये काफ़ी एक तरीक़ा से समाज में एक तरीक़ा से एक बहुत अच्छा मैसेज देने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि भाई कम्युनिटी एंगेजमेंट किस तरीके से काम कर सकती है छोटे बच्चों की शिक्षा में, पॉल्यूशन को हटाने में, नदियों को साफ़ करने में बात करें अगर हम, या फिर वुमेन की अगर हम सेफ्टी की बात करें तो वहाँ पर भी कम्युनिटी एंगेजमेंट कितनी ज़रूरी हो सकती है कि अगर मिलकर लोग बाग इस तरीक़ा से सोचे कि भाई हमको वुमन को भी एम्पावर करना है। हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी आगे, मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है अभी आपके मेंस आंसर राइटिंग एनरिचमेंट के लिए, ठीक है। तो ये है स्कूल, इसको वर्ल्ड बेस्ट स्कूल का प्राइज़ मिला था, ठीक है। ये है रॉक वेदरिंग, एनहेंस्ड रॉक वेदरिंग, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। अभी टाइम जो है काफ़ी हो गया है, वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो एक बार छोटा सा पढ़ लेते हैं कि एनहेंस्ड रॉक वेदरिंग क्या होती है। एनहेंस्ड रॉक वेदरिंग क्या होती है कि जो है ना कार्बन कैप्चर करती है। कैसे एनहेंस्ड रॉक वेदरिंग, मैं आपको इसके छोटा छोटा एक बताता हूँ, मोटा मोटा, ठीक है। आपको याद रखना है एनहेंस्ड रॉक वेदरिंग। रॉक वेदरिंग क्या होती है? रॉक होता है, ये रॉक है, ठीक है, ठीक है। जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा तो वेदरिंग हो जाती है इसकी, ठीक है, वेदरिंग हो जाती है इसकी, टूट जाता है। तो ये क्या करता है कि जब बारिश होती है ना, नॉर्मल वेदरिंग कैसे काम करती है, जब बारिश होती है तो वो रॉक्स पे ऊपर गिरती है, ठीक है। और जो CO2 होती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो एयर और सॉइल में जो मौजूद होती है वो डिजोल्व हो जाती है वाटर के अंदर, ठीक है। क्या बनाने के लिए? कार्बोनिक एसिड। और जो कार्बोनिक एसिड है ये ब्रेक करता है रॉक को, ठीक है, रॉक्स को ब्रेक करता है। और ये जो CO2 है, जो एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 है, उसको लॉक कर देता है किसके जैसे, या तो बाइकार्बोनेट जैसे या लाइमस्टोन जैसे, ठीक है, लाइमस्टोन के रूप में या बाइकार्बोनेट के रूप में लॉक कर देता है, ठीक है। तो ये जो है ब्राज़ील के अंदर और इंडिया के अंदर भी बसाल्ट एक रॉक है, क्रस्ट रॉक होती है, उसको स्प्रेड किया जा रहा है फार ब्लेड्स पर बहुत बड़ी मात्रा में, ताकि और ज़्यादा जो CO2 प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर उसको लाइमस्टोन में या बाइकार्बोनेट में हम लॉक कर सकें। इससे क्या होगा कि भाई जो CO2 एटमॉस्फेयर में मौजूद है वो स्टोन्स के अंदर, रॉक्स के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए जो अपना एनहेंस्ड रॉक वेदरिंग है ये न्यूज़ में है, द हिंदू से मैंने लिया है इसको, ठीक है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब आपसे पूछेंगे एनहेंस्ड रॉक वेदरिंग क्या कार्बन को कम करने के, CO2 या कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के लिए यूज़ हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। आपसे ऑप्शन में कहीं भी पूछा जा सकता है। और ये जो बड़े बिजनेस हैं ये कार्बन क्रेडिट्स खरीद रहे हैं इस चीज़ के लिए कि भाई आप ये काम करो, बड़े बड़े फार्मलैंड्स पे और बेसाल्ट की जो चादरें हैं वो बिछाओ क्रस्ट रॉक की, और हम उससे जो भी खर्चा होगा हम कार्बन क्रेडिट्स आपको खरीदेंगे उससे, ठीक है। टेक ग्रांट्स हो गए, एयरलाइंस होंगे, फैशन फर्म्स होंगी जो बहुत ज़्यादा एमिशन करते हैं, उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। किसको? एनहेंस्ड रॉक वेदरिंग को। किस लिए यूज़ होती है ये यूज़ होती है लॉकिंग अवे CO2, ठीक है, एज अ बाइकार्बोनेट और लाइमस्टोन, ठीक है। तो यहीं तक थे, सारे आर्टिकल्स आज हो चुके हैं, कोई भी आर्टिकल बचा नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और ऐसे ही मैं आगे नए नए टॉपिक्स पे डिस्कशन हम करते रहेंगे डेली के डेली। कल हम मिलते हैं 27 तारीख को, 27 जून 2025 को हम मिलते हैं, ठीक है। और को आप यहीं से रिवाइज़ कर सकते हैं आप सारी कुछ को, ये टॉपिक हैं आज के, ठीक है। हमने वर्ल्ड बेस्ट स्कूल के बारे में जाना, आर्टिकल 42 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जाना, और बटरफ्लाई जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्पॉट की गई है, स्कैफोल्डिंग फार्मिंग क्या होती है, ये एक वर्टिकल फार्मिंग का तरीका है। टैबो मोनेस्ट्री कहाँ पर है? ये स्पीति के अंदर है, ठीक है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वेदर एक्सट्रीम्स देखे जा रहे हैं। फायर इन अमेजोन 62% बढ़ चुकी है, ठीक है। ईरान इससे बाहर निकल रहा है। कब बनी थी? 1957 में बनी थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर, ठीक है। एनहेंस्ड रॉक वेदरिंग की बात की हमने CO2 को कैप्चर करने के लिए, ठीक है, रॉक्स में, लाइमस्टोन में, बाइकार्बोनेट में, और लाइमस्टोन में चेंज करने के लिए। एस्टीमेट कमेटी की बात की 1950 में बनी थी ये, इसको 75 साल पूरे हो चुके हैं, और इसमें 30 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। बिहार न्यूक्लियर पावर प्लांट बनेगा, इसको सरकार ने अनाउंस कर दिया है। विकसित कृषि संकल्प अभियान के बारे में हमने पढ़ा, टू मैकेनाइज और मॉडर्नाइज इंडियन एग्रीकल्चर को। और SDG इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है वो इम्प्रूव की गई है, पहली बार अंडर 100 आई है हम, ठीक है, 99th रैंक आई है हमारी, ठीक है। तो ये थे आज 26 जून 2025 के हमारे आर्टिकल्स। अगले आर्टिकल्स में मिलेंगे, अगले न्यूज़ में, करंट अफेयर्स में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और रिवीजन कीजिए यहीं से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।